नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से संडे की स्पेशल क्लास में। जी हाँ, मैं हिमांशु यादव हाजिर लेकर पॉलिटी के बेहतरीन, शानदार, जानदार, लाजवाब, जबरदस्त 25 क्वेश्चंस लेकर शुरू करेंगे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से और आएंगे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत 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 स्वागत है ना। चलिएगा, तो टेंशन नहीं लेने का। जी हाँ, एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है इसमें आपकी नोटिफिकेशन आई कि आपने फॉर्म भर ही दिया होगा। और देखो भाई, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो ये आपने गलत बात है, फॉर्म भर देना चाहिए था। फॉर्म भर देने से फायदा क्या होता है कि अभी आप तैयारी के लिए टारगेटेड हो गए कि भाई मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो फॉर्म भर दीजिएगा बिना कुछ सोचे विचारे, बिना किसी टेंशन के। आपको जीडी के बारे में पता होना चाहिए कि जीडी में आपके 80 क्वेश्चंस में से 20 आपके जीएस के, 20 इंग्लिश के, 20 रीजनिंग के, और फिर इसके बाद 20 में आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं और चाहे तो आप क्या ले सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी ले सकते हैं। तो हम दोनों सेगमेंट करवा रहे हैं। आप निखिल सर से हिंदी भी कर सकते हैं, दोपहर में क्लास होती है रेगुलर सर की 2 बजे से। इंग्लिश की भी क्लास होती है राकेश सर की, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी पुराने बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग अजय सर सुबह 9 बजे क्लास लेते ही लेते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ सुमित बवेजा सर की क्लास आपको मिल ही रही है। और आपका जीएस में पूरी टीम है, जैसे सोनम मैम आपकी इतिहास की क्लास के साथ, तरुणा मैम ज्योग्राफी की क्लास के साथ, इकोनॉमी और करंट अफेयर अखिलेश अवस्थी सर, और साथ ही साथ साइंस में आपको 2 धुरंधर मिलते हैं, राहुल सर आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ घनश्याम सर मिलते हैं। पॉलिटी और स्टैटिक जीके के साथ मैं हिमांशु यादव आप सबको मिलता हूं, आप सबके अपने फेवरेट, लाजवाब, मनपसंद और उम्दा क्लास के साथ। आज की क्लास में भी हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। जो लोग मेरे साथ आज जुड़े हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे आज की इस क्लास को देखते ही। जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस जो भी आएंगे 25 आप लोग आंसर करते जाइएगा, ताकि आपको भी पता चले कि भाई हमने जो पढ़ा है, जिधर हमें क्वेश्चन टिक करना था हम उधर टिक कर रहे हैं, अथवा हम उधर क्वेश्चन टिक नहीं कर। जैसे मान लीजिएगा कि कोई ये क्वेश्चन है कि मूल अधिकार कितने हैं, ऑप्शन में दिया हुआ 5, 6, 7, 8। तो अब हमें तो पता है कि मूल अधिकार में कितने होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में मान लीजिएगा आ रहा है कि 5, मतलब हमें पता है कि 6 है, लेकिन हमने टिक कर दिया 7 में। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई 7 थे, बल्कि अभी कितने हैं, 6 हैं। तो जो हम एग्जाम में गलती करते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उस चीज को हम इस क्लास में चेक कर सकते हैं कि हमें वो क्वेश्चन आता था, बट जल्दीबाजी में हमने उस क्वेश्चन का आंसर सही किया या जल्दीबाजी में हमने उस क्वेश्चन का आंसर गलत किया। ऐसी चीजें हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं इस क्लास के दौरान। जी हाँ, तो आप सब लोगों को जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का इंतजार भी करूंगा, और वादा करता हूं कि बेहतर क्वेश्चन आपको जरूर दूंगा, बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा। तो आइएगा, उन्हीं क्वेश्चंस में आज का पहला क्वेश्चन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, और प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। जय मां सरस्वती। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तब पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? When the office of both the president and the vice president are vacant at the same time, who serve on a temporary basis। मतलब काम चलाऊ कार्यकारी रूप में कौन काम करता है? देखिएगा, अगर जैसे मान लीजिएगा कि एक हमारे देश के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं है, और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी अपने पद पर नहीं है, तब हमारे देश का काम कौन चलाए, देश का कार्यकारी प्रमुख कौन हो, काम कौन चलाए, कार्यपालिका का हेड कौन हो, कौन चलाए, ये क्वेश्चन है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति अवश्य होगा। हर कंडीशन में प्रतिदिन एक राष्ट्रपति होना चाहिए, इसमें कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, राष्ट्रपति होना ही मांगता है, 101% राष्ट्रपति होना चाहिए। अब मान लीजिएगा, जैसे हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो और बेहतर समझ में आएगा। साल 1969 में हमारे देश के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जाकिर हुसैन। क्या नाम था? जाकिर हुसैन जी। और दुर्भाग्य की बात रही कि जाकिर हुसैन जी का डेथ हो गया।
अभी डेथ हो गया जाकिर हुसैन का, तो आपने पढ़ा है कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता है तब राष्ट्रपति के कार्य को 6 महीने के अंदर उसका नया पद तो भर लेना है। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के अंदर नया व्यक्ति राष्ट्रपति आपको चुन लेना है। और ये जिम्मेदारी किसको दी गई? ये जिम्मेदारी दी गई भारत के इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को। लेकिन अब अभी तुरंत तो चुनाव हो नहीं सकता, तो अब जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक काम कैसे चले? तो हमने क्या किया, 1969 में हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, दरअसल नियम भी यही है कि अगर प्रेसिडेंट नहीं है, उसने रिजाइन कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, काम करने में असमर्थ है, तब वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा किस रूप में? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और उस समय हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वाराह वेंकट गिरी। क्या नाम था? वाराह वेंकट गिरी, अर्थात वीवी गिरी महोदय जो है हमारे देश के क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इन्हें ही हमने क्या बना लिया? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बना लिया गया। तो ये देश के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? वाराह वेंकट गिरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट पद से इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। अब अगर कोई व्यक्ति अपने पद से रिजाइन कर देगा, अभी उपराष्ट्रपति है नहीं, तो राष्ट्रपति भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि कार्यवाहक होने के लिए उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन कर दिया। अब प्रेसिडेंट तो हमको चाहिए ही चाहिए, किसी न किसी हालत में हमें उसी दिन प्रेसिडेंट चाहिए। तब हमने क्या किया? हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, इन्हें हमने क्या बना लिया? इन्हें हमने बनाना है कार्यवाहक राष्ट्रपति। और अब हमारे देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय कौन थे? उनका नाम था एम हिदायतुल्लाह। तो एम हिदायतुल्लाह भारत के ऐसे सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र जज जिन्होंने एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। फिर इसके बाद वीवी गिरी ने चुनाव जीता, चुनाव लड़े वो रिजाइन करने के बाद, और वीवी गिरी क्या बन गए? रियल में प्रेसिडेंट बन गए। वीवी गिरी क्या हो गए? वीवी गिरी रियल में, रियलिटी में प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो यहां पर आपके ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति और ये सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति के रूप में भी काम करने वाले के रूप में जाने जाते हैं। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब मान लीजिएगा अगर एम हिदायतुल्लाह भी ना होते तो सुप्रीम कोर्ट में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, सीनियर जो जज होता है, वो क्या करेगा? वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। फिर आपके दिमाग में आएगा, सर जी मान लो कि सभी गायब हो जाए, कोई भी ना बचे, तब? अगर कोई नहीं बचेगा तब कैसे करेंगे? तो उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक सिस्टम है। उसका सिस्टम क्या है भाई? कि कहते हैं, रियल में तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन कहते हैं कि फिर ऐसे समय में कौन बनेगा? तो ऐसे समय में बनेंगे भारत के महान्यायवादी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। फिलहाल ये बहुत आगे की बात है, अभी तो फिलहाल यही इस क्वेश्चन का आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? चलेगा, फटाफट आंसर कीजिएगा। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था? देखिएगा, सबको पता है कि हमारा जो संविधान बना वो कैसे बना? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 के तहत हमारी संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा ने ही भारत के संविधान का निर्माण प्रारंभ किया। और इसका जो प्रथम बैठक हुई, प्रथम बैठक की कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई? प्रथम बैठक हुई। और इसके बाद से 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और भारत का संविधान बन गया। बना कब? 26 नवंबर 1949 को बन गया। बन तो गया, यहां पूछा लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ, अप्लाई हुआ। कब अप्लाई हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ।
क्वेश्चन क्या, संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन ये है कि आखिर जब बन गया था तो लागू होने में इतना टाइम क्यों लगाया गया? तो देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से आपको बताता हूं कि दरअसल हमारे देश में 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। कब से स्वतंत्रता दिवस? 26 जनवरी को। लेकिन आजाद हम हो गए थे 15 अगस्त को। तो हमारी 26 तारीख वाली जो डेट थी वो खाली थी। तो फिर ये किया गया कि चलो संविधान बन ही गया है तो लोकतंत्र तो हम हो गए 47 में, तो जो गणतंत्र शब्द है उसको हम आगे कर देते हैं, उसको आगे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इस हिसाब से ये सेगमेंट आपका क्या हो गया, लागू हो गया, 26 जनवरी को लागू किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में लागू किया गया। देखो, अब पंचायती राज के बारे में बात करें तो शुरुआत जो होती है पंचायती राज की शुरुआत 1882 में सेल्फ लोकल गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल है ईस्ट इंडिया कंपनी का, या वॉयस रॉय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वॉयस रॉय। लॉर्ड रिपन ने शुरू किया और फिर इसके बाद जब हमारे संविधान का नंबर आया तो हमारे संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई। और हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई? हमारे संविधान में व्यवस्था की गई आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत के गठन का बात किया गया और इस आर्टिकल को लागू करने के लिए क्या किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। क्या किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इन्होंने सिफारिश की और इन्हीं की सिफारिश को लागू किया गया 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ से? दो जगहों से, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान में उद्घाटन करने गए थे नागौर में देश के प्रधानमंत्री पीटी नेहरू। तो इस वजह से हम राजस्थान के नागौर को प्रथम मानते हैं। हालांकि सेम डेट में दोनों ही जगहों पर शुरू किया गया था। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था उसी दिन लागू हो गई और फिर धीरे धीरे पूरे भारत में लागू हो गई। धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे के पूरे भारत में लागू हो गई। ये व्यवस्था थी पंचायती राज की। और इसके बाद इसमें संशोधन वगैरह करके 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और इसके तहत संविधान में एक भाग नंबर 9 और अनुच्छेद नंबर 243 और एक अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई, जो कि ये संवैधानिक हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष श्रीमती मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? कब बनी थी? 1979 में प्रधानमंत्री बनी थी। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिएगा भाई, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आपके लिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, आराम से सोचिएगा, बताइएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है? क्या करते हैं? राजस्थान के महाअधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। देखो, आर्टिकल नंबर 165 के तहत राज्यपाल कहीं का भी हो महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति 165 के तहत की जाती है। अधिवक्ता होता कौन है? राज्य सरकार का विधिक सलाहकार। क्या होता है? विधिक सलाहकार। जैसे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, एक कंपनी थी दादा भाई अब्दुल्ला के विधिक सलाहकार के रूप में गए थे। तो वैसे ही है, राज्य सरकार का क्या था? राज्य सरकार का वकील या विधिक सलाहकार हो तो उसे बोलते हैं महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सेम टू सेम केंद्र में भी केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार,
केंद्र सरकार का विधिक सलाहकार, जिसे बोलते हैं महान्यायवादी। क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रमुख या प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो यही होता है प्रथम विधिक अधिकारी। प्रथम विधिक अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होता, यही होता है भारत का प्रथम विधिक अधिकारी। इसकी सारे काम राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं, चाहे कार्यकाल 6 साल रखे, चाहे इसके जो भी रखे, वो ऊपर वाले के राज्यपाल करता है। इसका आर्टिकल 165, इसका आर्टिकल है 76। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 165 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते भैया अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भाई संशोधन दो प्रकार से होती है, याद रखेंगे। संशोधन कैसे होते हैं? दो प्रकार से होते हैं। कहाँ से लिए गए हैं? दक्षिण अफ्रीका से लिए गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दो प्रकार से होता है। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान के भाग नंबर 18 में है। अनुच्छेद कौन सा है आपको बताना है, फटाफट आंसर कीजिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में है? 370, 360, 265, 256 सॉरी, और 368। किसमें है? 368। किसमें है? 368 में आपका संशोधन के बारे में बताया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। भारत की संसद से क्या तात्पर्य है? भारत की संसद, संसद का संबंध किससे है? संसद किसे कहते हैं? संसद का क्या महत्व है? संसद के क्या नियम होते हैं? फटाफट बताएंगे। संसद के क्या नियम हैं? संसद किसे कहते हैं? देखो भैया, संसद का मतलब होता है केंद्र की विधायिका। विधायिका मतलब ये छोटी की होनी चाहिए थी। केंद्र की विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाला, अरे तो गायब हो गया, कानून बनाने वाला, कानून बनाने वाला। अभी कानून बनाने वाला, हमें कोई भी कानून बनाना है तो सबसे पहले हम बिल बनाते हैं, और बिल को कहाँ प्रस्तुत करते हैं? बिल या एप्लीकेशन को प्रस्तुत करते हैं लोकसभा में। लोकसभा से अगर पास हो गया तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा से अगर पास हो गया तो कहाँ जाएगा? राज्यसभा से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट से अगर पास हो गया, पास का मतलब साइन कर दिया, तो किसके पास जाएगा? तो ये किसी के पास नहीं जाएगा। बिल से क्या बन जाएगा? बिल से बन जाएगा एक्ट। क्या बन जाएगा? बिल से बन जाएगा एक्ट। तो अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन लोग आ गए काम करने वाले? तो एक तो आपकी लोकसभा, एक आपकी राज्यसभा, और एक प्रेसिडेंट। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है संसद में कौन कौन होते हैं। तो देखो भाई, संसद के लिए एक आर्टिकल भी है 79, जिसमें कहा गया है कि भारत की संसद में राष्ट्रपति और दो सदन मिलकर बनेंगे। क्या होंगे? दो सदन, जिसमें से उच्च सदन का नाम होगा राज्यसभा और निम्न सदन का नाम होगा लोकसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करेंगे इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल भी आपका ये हो गया, इस तरह से निकलता है। और अगर इसके और भी आर्टिकल जानना चाहे तो राष्ट्रपति का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल है 52। राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? 52। राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? 80। राज्यसभा की संरचना वगैरह 80 में है। और लोकसभा का आर्टिकल क्या है? 81, जहां पर इनके डिजाइन के बारे में बताया गया है, कितने क्या कैसे होने वाले हैं। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? जैसे मान लीजिएगा आपने पढ़ा राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल है 52। इसके बाद राष्ट्रपति के हम बात करते हैं कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल का आर्टिकल है 56। और कार्यकाल में कहा गया है कि राष्ट्रपति
5 वर्ष तक पद पर रहेगा। कब तक? जिस दिन वो शपथ लेगा उस दिन से 5 साल तक रहेगा। और अगर उसका उत्तराधिकारी आ गया तो 5 साल में छोड़ देगा। और अगर उत्तराधिकारी नहीं आया तो आगे भी उसका कार्यकाल तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसका कार्यकाल क्या नहीं हो जाता, जब तक उसका की उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। या फिर अगर इसका डेथ हो जाए, अगर डेथ हो जाएगा तो फिर तो पद खत्म, मर जाएगा तो फिर बात खत्म। या ये रिजाइन कर दे। और अगर रिजाइन करेगा, क्या करेगा? रिजाइन करेगा तो किसको करेगा? रिजाइन करेगा वाइस प्रेसिडेंट को। किसको रिजाइन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करेगा। या 5 वर्ष तक रिजाइन कर दे, डेथ हो जाए, या इसे महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग द्वारा हटाया जाएगा। अगर ये वाला प्रोसेस है, अगर ये वाला प्रोसेस है तो ये तो आर्टिकल नंबर 56 में भी है, ये वाला भी आर्टिकल 56 में है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल 56 में। बट इसके यूज का जो मैनर है वो आर्टिकल नंबर किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वो बात लिखी गई है महाभियोग की 56 में भी, लेकिन इसके मैनर, इसका तरीका क्या होगा, कैसे लगाया जाएगा, तो प्रोसेस आर्टिकल 61 में दिया गया। महाभियोग लिया कहां से गया है? यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। तो अभी क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइएगा भाई, जितने भी लोग देख रहे हो। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट को देता है। किसे देता है? वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देता है। चले भाई, अगले क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई समस्या तो फटाफट कमेंट कीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बेहतरीन ढंग से देखिएगा, कॉपी पेन में लिखते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन है बट उसके साथ मैं आपको कितने सारे पॉइंट बता रहा हूँ वो अलग है। और जी हाँ, जिन लोगों को और जीएस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, तो आप लोग, एक मेरी और क्लास होती है स्टैटिक जीके की। क्लास का टाइम है 5 PM, 5 बजे आप डेली देख सकते हैं। इस क्लास में भी मैं आपको सारा कुछ एक साथ करवाता हूँ। और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में। अगर आप दिल्ली के आसपास है तो दिल्ली मुखर्जी नगर में आप आएंगे, और मुखर्जी नगर आते ही किसी से भी पूछ लेंगे, सबको पता है राइस स्मार्ट का ऑफिस कहाँ है, तो तुरंत वो लोग राइस स्मार्ट के ऑफिस आपको बता देंगे और आप राइस स्मार्ट ऑफिस आएंगे, मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। पूरी टीम मिल जाएगी, हंसराज सर मिल जाएंगे, श्याम सर मिल जाएंगे, और राकेश सर मिल जाएंगे, अखिलेश सर मिल जाएंगे, घनश्याम सर मिल जाएंगे, तरुणा मैम, सोनम मैम, पूरा स्टाफ हमारा मुखर्जी नगर में रहता है। ऑफलाइन सेंटर में आप आएंगे तो वहां पे सबसे आपकी मुलाकात हो सकती है, बिना कुछ भी सोचे विचारे, कुछ भी बिना किसी टेंशन के। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और फटाफट इसका आंसर कीजिएगा बिना कुछ सोचे विचारे। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी भी राज्य में अधिकतम संख्या कितनी होती है? फटाफट आंसर करेंगे भाई, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और जैसा भी है हमें बता दीजिएगा। फटाफट आंसर कीजिएगा। जितने भी लोगों ने अब तक नहीं देखा है तुरंत फटाफट आंसर करेंगे। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की कितनी होती है? कितनी होती है? 15% होती है। कितनी होती है? 15% होती है। कितनी होती है? 15%। कैसे होती है आइएगा समझते हैं। दरअसल 91वां संविधान संशोधन किया गया, और ये संशोधन कब हुआ? 2003 में। इसमें कहा कि देखो मंत्री कितने बनाए जाए, 2 मंत्री बनाए जाए, 4 मंत्री बनाए जाए, 15 मंत्री बनाए जाए, तो ये ऐसे ठीक नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम मंत्रियों की संख्या को सेट करें कि भैया इतने मंत्री अपने को बनाने हैं, इतने नहीं बनाने।
91वें संशोधन के द्वारा किया क्या गया कि केंद्र में जो मंत्री बनेंगे उनकी संख्या इस तरह से निर्धारित की जाएगी। लोकसभा का मैक्सिमम 15%, बस इतने मंत्री बन सकते हैं। मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिनिमम चाहे एक प्रधानमंत्री रहे चाहे दो रहे, क्योंकि लड़ाई तो ये होती है ना कि तुम हमारे पद में, हमारी सरकार में आ जाओ, हम तुमको मंत्री बनाएंगे, या हमारी तरफ जुड़ जाओ, हम तुमको मंत्री पद दे देंगे। तो ऐसे में कितने लोगों को आप बुला सकते हो? तो ज्यादा से ज्यादा 15% लोगों को ही आप बुला सकते हो। जबकि अगर हम बात करें राज्य में, तो राज्य में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। राज्य में विधानसभा का मैक्सिमम 15% मंत्री होंगे। जैसे मान लीजिएगा कहीं की विधानसभा है, उसमें 100 सीटें हैं, तो वहां पे मंत्री कितने होंगे? वहां पे मंत्री होंगे 15। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 लोग ही मंत्री बन सकते हैं अगर 100 विधायक हैं तो। लेकिन यहां पर मिनिमम का भी कॉन्सेप्ट है। मिनिमम 12 मंत्री होने चाहिए। ये तो प्रतिशत में संख्या हो गई। जैसे मान लीजिएगा किसी जगह पे 200 है, राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें, तो राज्यसभा में राजस्थान में मंत्री कितने बन सकते हैं? तो राजस्थान में मंत्रियों की संख्या हो सकती है 30 मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम कितनी होगी? तो 12 तो बनाने ही बनाने, 12 से कम में काम नहीं चलने वाला है। 12 मंत्री आपको बनाने पड़ेंगे। ये सिस्टम होता है। इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10% का कॉन्सेप्ट है। इस हिसाब से 7 मंत्री बनते हैं। बहुत से, जैसे मान लीजिएगा कहीं पे 36 सीटें हैं, कहीं पे 32 सीटें हैं, तो वहां पे मिनिमम का कॉन्सेप्ट लागू होता है कि कम से कम 12 मंत्री तो अपने को क्या करने हैं? बनाने ही बनाने हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे। तो जी हाँ, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस सेशन में अभी भी 16 क्वेश्चन बाकी हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में लोकसभा राज्यसभा की सीट कितनी है? कालराज मिश्र, आप नाम सुना होगा, राजस्थान के गवर्नर हैं। कालराज मिश्र गवर्नर। सीएम अभी कौन है? गहलोत जी। और विधानसभा 200 है, लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 10। क्या कह रहा है? लोकसभा राज्यसभा की सीट मिलाकर कितनी? 25, 5, 3, 35 इज द करेक्ट आंसर। बिना कुछ सोचे विचारे, बिना किसी टेंशन के आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। जी हाँ। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का एक ही उच्च न्यायालय है? एक ही हाई कोर्ट किसका किसका है? किसका एक ही हाई कोर्ट है? देख लेते हैं भैया, किसका किसका एक ही हाई कोर्ट। एक बार आप भी दिमाग लगा लीजिएगा। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट क्या है? चंडीगढ़। ये तो सबको पता है, तो ये तो सही है। अब दिक्कत ये होती है कि नॉर्थ ईस्ट में भी गुवाहाटी एक हाई कोर्ट है, तो फिर गड़बड़ वहां पे ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कह रहा उपयुक्त सभी, तो एक तो ये सही हो गया, तो इन दोनों को चेक करना पड़ेगा सही है या गलत है। तो इसके लिए आ जाओ, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। मेघालय का अपना हाई कोर्ट शिलोंग में है, मिजोरम त्रिपुरा अलग है, तो इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। तो ये तो गलत हो गया और ये गलत हुआ, तो बी ऑप्शन पक्का सही हो गया, क्योंकि उपयुक्त सभी सही है नहीं और ये वाला 101% सही था। वैसे असम का गुवाहाटी में है, नागालैंड का भी गुवाहाटी में, दोनों का हाईकोर्ट एक जगह पे है, मणिपुर का हाईकोर्ट अलग है, तो ये सेंटेंस भी आपका गलत हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही हो गया? बी। हाई कोर्ट के आर्टिकल आपके कौन से? 214, 216 है, 217 है। और इनकी नियुक्ति के बारे में याद रखेंगे, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति जो भी है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, हालांकि ये राज्य में होते हैं। इनकी शपथ कौन दिलाता है? वैसे अगर मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश, या मान लीजिएगा कि देश के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं उनको सबको शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम थोड़ा सा दूसरा देखें कि हाई कोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, तो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बट शपथ दिलाने का काम किसका है? तो शपथ दिलाने का काम करते हैं हमारे देश के या उस राज्य के राज्यपाल महोदय, ऐसा काम करते हैं। आगे चले अगले क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन से? 50वें अभी नियुक्त हुए हैं। कौन से? 50वें नंबर के हैं। इनके दादाजी भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे
वाई वी चंद्रचूड़, और अभी क्या है डी वाई चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे चलें, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा भैया अगला क्वेश्चन। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल क्या होता है पता है? 93। और सोनिया गांधी तो कुछ नहीं है, केवल कांग्रेस की आपकी क्या थी? केवल कांग्रेस की अध्यक्ष थी। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, और नजमा हेपतुल्ला का कोई मतलब नहीं। तो मीरा कुमार इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या है? मीरा कुमार। और एक थी, मीरा कुमार कांग्रेस की थी, और सुषमा स्वराज तो विदेश मंत्री हो गई। सुमित्रा महाजन, क्या सुमित्रा महाजन आपकी क्या थी? सुमित्रा महाजन आपकी बीजेपी पार्टी से जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी तो अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था। कौन करता है नियुक्त? याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति, या फिर चुनाव भी लड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चले भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 84 में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिएगा। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, कितने दिन का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल फटाफट बताएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बोले सर जी इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? कोई बात नहीं। संविधान के कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को 2 विशेषाधिकार प्राप्त हैं? 2 विशेषाधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं? राज्यसभा के 2 विशेषाधिकार कौन कौन से? एक तो ये है, राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकते हैं? कानून बनाना। हालांकि ऐसा कानून 1 साल तक वैलिड रहता है, और इसके लिए आर्टिकल है 249। और एक आपका आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन। जैसे अभी आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो ऐसी कोई एक और नई सेवा बनानी हो चौथी, तो वो काम किसका है? वो काम राज्यसभा से ही शुरू होगा, फिर लोकसभा जाएगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेगा। दिन 248 312। आगे चले भैया अगले क्वेश्चन में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताते रहिएगा, और वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा, भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने की योग्यता आर्टिकल 58 में आप पढ़ेंगे। भारत का नागरिक हो, क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। और क्या होना चाहिए? 35 वर्ष की उसकी क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो। लाभ के यानी कि सरकारी डॉक्टर, टीचर, मास्टर, इंजीनियर नहीं होना चाहिए। और लोकसभा का सांसद बनने के योग्य हो, अर्थात मेंटल पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु का आंसर क्या हो जाएगा? सी। जितने भी लोगों ने सी दिया अब तक, आप लोगों ने जो भी आंसर किए उनको सबको काउंट करते रहिएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए, और कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको आ रहे थे, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आ रहे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय सुशासन की, स्थानीय प्रशासन की। जस्ट शुरुआत में ही दूसरा क्वेश्चन था जहां पर हम लोगों ने इस पर बात की थी, तो ध्यान रखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित। किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।
आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। भारत में सबसे ऊंचा विधिक अधिकारी कौन है? ऊंचा मतलब हाईएस्ट विधिक अधिकारी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सुप्रीम कोर्ट का जज सबसे बड़ा होना चाहिए देश का विधिक अधिकारी, बट उसका आर्टिकल आता है 124। जबकि उसके अलावा अगर हम देखें, तो आर्टिकल एक आपको मिलेगा 76, तो 24 से तो पहले आ गया। तो वही इसका सही आंसर है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी। और आपकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति की जाती है महोदय राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का होता है और न्यायिक कर्ता इसका कोई मतलब नहीं है। ये और कुछ नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। और देखो इस बार एसएससी जीडी में आप सब लोगों को फाइनल सिलेक्शन लेना है। 26,000 प्लस वैकेंसी है और आपको एक सीट लाना है। कंपटीशन बिल्कुल कम है क्योंकि एज लगी होती है और हाइट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट होता है, तो इस वजह से। निम्नलिखित में से एक मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30, प्रभुता बनाए रखने के लिए अधिकार राइट टू मेंटेन द सवर्निटी, ये तो कहीं नहीं सुना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25। और आपके जो फंडामेंटल राइट होते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक पाए जाते हैं। तो ये भी 12 से 35 तक हो गया, ये भी 12 से 35 तक, ये भी 12 से 35 तक। ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं पूछने में नहीं वाला ही बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया यहां तक कोई दिक्कत है तो अच्छा, संप्रभुता का मतलब क्या होता है? कि हम अपने डिसीजन स्वयं से लें, किसी के अधीन कोई डिसीजन ना ले, तो उसे संप्रभु कहा जाता है या संप्रभुता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत होती है? राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? राज्य सरकार की कार्यविधि, ये दोनों आर्टिकल आपके संबंधित के हैं CAG से, उसकी पावर से। 170 आपका संबंधित है विधानसभा की संरचना। 166 इज द करेक्ट आंसर। 166 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन से संवैधानिक संशोधन के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 326 में आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये बात बताई गई है। और अनुच्छेद में संशोधन हुआ 61वां संविधान संशोधन, और इसका जो यूज किया गया 1989 में यूज किया गया। और 61वां संविधान संशोधन था 1988 का। आगे चले अगले क्वेश्चन में। चलो भैया अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? हु हेड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का नेतृत्व कौन करता है? वित्त मंत्री, ग्राम विकास मंत्री, राष्ट्रपति? एनडीसी का हेड कौन होता है? एनडीसी का अध्यक्ष 1952 में बनाई गई थी बट 2014 के बाद से बेकार है। हेड कौन होता है? राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। पहले क्या हुआ करता था? योजना आयोग हुआ करता था, और योजना आयोग अपनी जो सिफारिश करता था उस सिफारिश को दोबारा चेक करने के लिए एनडीसी बनाई गई थी। हालांकि योजना आयोग भी प्रधानमंत्री होता था, एनडीसी में भी प्रधानमंत्री होता था। ये 1950 में, ये 1952 में था। तो सही आंसर प्रधानमंत्री। और चलते अगले क्वेश्चन में। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किसने प्रस्तुत किया था? देखो 13 दिसंबर के दिन 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। कहां प्रस्तुत किया था? संविधान सभा के समक्ष। और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया उसे ही 22 जनवरी 1947 को क्या बना दिया गया? संविधान की प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, एक्नॉलेजमेंट,
प्रियम्बल का दर्जा दे दिया गया। क्या किया गया? प्रियम्बल का दर्जा दे दिया गया। तो इस हिसाब से उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। यूएसए की तरह हमने भी अपने संविधान में प्रस्तावना रखी है। और उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये था कि हमारे देश के जो नेता संविधान बनाने जा रहे हैं, अब ये लोग किस तरीके से संविधान का निर्माण करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते भैया। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो कार्यकाल रहा 1947 से 64 तक रहा। कार्यकाल लगभग 17 साल मान लीजिएगा, या 16 साल 286 दिन का विकिपीडिया में दिया हुआ है। तो वैसे भी यहां से अगर देखें तो 3 साल इधर के हो गए और 14 साल इधर के, 14 3 17 साल हो गए। अगर हम बात करें मनमोहन जी का तो 10 साल का कार्यकाल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक 13 है, एक 16 महीने है या 13 महीने से कुछ करके, और एक 5 साल है। तो ये आपका 6 साल वाले में ही है, तो इनका तो गलत हो गया। इंदिरा गांधी का अगर कार्यकाल देखें तो 1966 में बनी थी और 67 तक, लगभग 77 तक प्रधानमंत्री, 77 में दोबारा वो आए। तो इधर मान लीजिएगा 11 साल हो गए, और फिर इसके बाद 80 से 84 तक रही, तो इधर 4 साल मान लीजिएगा या 5 साल। तो लगभग 15 प्लस साल आपकी इंदिरा गांधी का भी कार्यकाल हो जाएगा अगर मोटा मोटा देखें तो। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका हो जाएगा? पंडित जी जवाहरलाल जी नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा हो जाएगा। कोई दिक्कत भैया, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइएगा मुझे। और चलते भैया आखिरी क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष कर संहिता, डायरेक्ट टैक्स कोड कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 2010 में लागू किया गया। इधर कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सब लोगों का बहुत बहुत। और फिर मिलेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जरूर करेंगे। कल भी लिएगा मेरे साथ 5 बजे स्पेशल क्लास स्टैटिक जीके में, और हम सब आपके साथ हैं। जरूर मेहनत करेंगे और बेहतर रिजल्ट अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे और खुद की इज्जत को अपने हाथ से लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।